Hello and welcome my dear students on SN Digital Platform and your YouTube channel Apex Alok Math Guru। अगर आप सेट का फर्स्ट लेक्चर क्लास 11 सेट का फर्स्ट लेक्चर देखे होंगे तो उसमें हमने आपको एक होमवर्क क्वेश्चन दिया था। ठीक है, लास्ट में हमने एक होमवर्क क्वेश्चन दिया था और आई होप आप सोल्व भी किए होंगे। अगर आप हमारे चैनल पे नए जुड़े हैं तो लेक्चर 1 देखे नहीं होंगे तो कोशिश कीजिए कि फर्स्ट ऑफ ऑल लेक्चर 1 देख ले, उसके बाद इस होमवर्क क्वेश्चन को सोल्व करने की कोशिश कीजिए। अगर नहीं बनता है तो इस पे आपका सॉल्यूशन डिस्कशन में कर रहा हूँ। ठीक है, तो आज लेक्चर 2 सेट का लेक्चर 2 मैं आपको पिछले लेक्चर 1 के होमवर्क क्वेश्चन के डिस्कशन से स्टार्ट करने वाला हूँ। राइट, अगर आप हमारे चैनल पे नए जुड़े हैं तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही अपने जो फ्रेंड हैं फ्रेंड सर्कल उसमें सेंड कर दीजिए। चलिए तो देखिए स्टार्ट करते हैं क्लास। करा क्या, इफ ए इज ए नल सेट, ए कैसा सेट है? नल सेट। डिस्कशन किया है नल सेट क्या होता है। तो इफ ए इज ए नल सेट एंड बी इज पावर ऑफ ए। ठीक है, बी जो है पावर ऑफ ए, वेयर ए डिनोट पावर सेट ऑफ ए। पढ़े भी है, पावर सेट का डिस्कशन किए हैं। देन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज आर करेक्ट। इज आर करेक्ट का मतलब है क्या कि ये जो आपके ऑप्शन है उसमें मे और मे बी वन और मोर आंसर हो सकते हैं। यानी ये जो चार ऑप्शन है इसमें चार में एक या एक से ज्यादा आंसर हो सकते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। देखो एक ऐसा सेट है तो नल सेट है। नल सेट मींस इस तरह से समझ सकते हो या फाई समझ सकते हो। क्लियर है? अच्छा, अगर हम पावर ऑफ ए की बात करें तो ये फाई से इसका मतलब है फाई। तो फाई है तो इससे कितने पावर सेट होंगे? तो पावर सेट आपने पढ़ा था कि कोई सेट है उसके सबसेट से, कोई सेट है उसके सबसेट से जो भी सेट तैयार होगा वो पावर सेट होता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसका सबसेट क्या क्या होगा? तो एक तो आपको पता है कि किसी भी सेट का सबसेट 5 होता है। एक तो 5 मतलब इस तरह का, और एक यह होगा जो कि इसके साथ ऐसा है, और इसके जो सेट होंगे वह पावर सेट हो जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट इसका सबसेट क्या क्या होगा? इस वाले का सबसेट क्या क्या होगा? तो देखो दो, इसका सबसेट क्या होगा? तो एक तो 5 रहेगा ही, तुम्हें पता है कि 5 सभी सेट का सबसेट होता है, तो एक 5 तो होगा ही। एक ये जो 5 है यह ब्रैकेट के साथ आएगा, क्योंकि अब एलिमेंट हो गया ये 5, इस सेट का ये 5 एलिमेंट हो गया तो ये 5 के साथ आएगा। फिर यह जो 5 है तो एक ऑलरेडी ब्रैकेट लिया हुआ है, अगर इस सबसेट में आएगा तो एक ब्रैकेट एक्स्ट्रा ए लेकर के आएगा, इस तरह से होगा, और एक इन दोनों को मिला करके तो कितना 5 यानी ए पावर ऑफ ए। समझ गए? ऐसे भी आपको पता है कि अगर किसी सेट में n एलिमेंट्स हैं तो नंबर ऑफ पावर सेट 2 टू द पावर n होता है। याद है ना? किसी सेट में अगर n एलिमेंट है तो नंबर ऑफ पावर सेट्स 2 टू द पावर n, या सबसेट कितने बनेंगे वो कर सकते हो, तो 2 टू द पावर n। तो देखो, तो फर्स्ट में कोई एलिमेंट नहीं है, खाली है, तो इसके सबसेट कितने बनेंगे? एक खाली है ना, तो यानी फर्स्ट में एक सेट हो गया, एक एलिमेंट हो गया, तो 2 टू दी पावर 1 यानी इसके सबसेट 2 बनेंगे। फिर अब इसे 2 हो गए एलिमेंट तो कितने सबसेट बनेंगे? 4। अगर 4 एलिमेंट हो गए तो इसके कितने सबसेट बन सकते हैं? तो 2 टू दी पावर 4 यानी 16। तो क्या क्या होगा भाई? तो एक तो तुम ऐसा रखोगे ए 5 तो रहता ही है। इस 5 को अगर मैं रखूंगा तो ये ब्रैकेट के साथ आएगा, इस 5 को रखूंगा तो ये डबल ब्रैकेट के साथ आएगा, ये जो रखूं तो ये ट्रिपल ब्रैकेट के साथ आएगा,
ए एक यह है, तो ए आपका एक ब्रैकेट इस तरह से 5 ब्रैकेट के साथ यह, फिर एक बार इन दोनों का कॉम्बिनेशन लेना होगा, इन दोनों का कॉम्बिनेशन लेना होगा, इन दोनों का कॉम्बिनेशन इस तरह से चलेगा। तो इसमें 16 एलिमेंट्स होंगे। हमारा क्वेश्चन है क्या कि एक पावर ऑफ ए है, ठीक है, पावर ऑफ ए है ऐसा, जिसका नाम दिया गया है बी। तो इसमें कौन कौन जो है इसमें लाई कर रहे हैं, तो देखो तो इसका मीनिंग क्या है, या तो तुम खाली ब्रैकेट लिख सकते हो या सिर्फ 5 लिख सकते हो, खाली ब्रैकेट या 5। तो 5 इज सबसेट ऑफ बी। तो तुम्हें तो पता है कि 5 सबका सबसेट होता है, तो 5 पक्के से बी का सबसेट होगा, यानी ए ऑप्शन तो है ही, ए ऑप्शन तो है ही। अब देखो बी हमारा यह है, ए हमारा बी है, इसका मीनिंग क्या हो गया, तो एक 5 की जगह यह रख सकते हैं और एक ए, तो ए बी का ए जो है 5 ब्रैकेट के साथ बी का सबसेट होगा। तो अगर मैं इस बी का सबसेट तैयार करूं तो ए तो एलिमेंट उसमें आएगा ही आएगा, और ए एलिमेंट अगर उसमें आता है, यह एलिमेंट अगर उसमें आता है तो बी का सबसेट तो होगा। नेक्स्ट इसका मीनिंग क्या है, तो A5 और यह ऐसा, क्योंकि इस ब्रैकेट को मैंने 5 से रिप्रेजेंट कर दिया, बाहर में एक ब्रैकेट है, तो कह रहा है क्या कि यह बी का एलिमेंट है। तो देखो तो बी में है कि नहीं है, बी में ए है ना, देखो एलिमेंट है कि नहीं, दैट मींस ए ऑप्शन नंबर सी भी सही है। और डी में चलो तो कह रहा है कि 5 इज एलिमेंट ऑफ बी, तो यहां दिख रहा है बी को मैंने कंसीडर किया है, तो बी में 5 बी का एलिमेंट है कि नहीं है, यानी ऑप्शन नंबर बी। तो चारों ऑप्शन इसके सही हैं, ये जो क्वेश्चन था इसके चारों ऑप्शन सही हैं, समझ गए। यहां था भी इज आर, यानी एक है, हो सकता है या एक से ज्यादा भी हो सकता है। चलिए आई होप समझ गए होंगे। बढ़ते हैं, आज है आपका लेक्चर नंबर 2, अच्छे से समझिएगा, क्योंकि लेक्चर नंबर 2 में जो हम लोग डिस्कशन करेंगे वह लेक्चर नंबर 2 में जो हम लोग डिस्कशन करेंगे सबसे इंपॉर्टेंट क्लास होगा, तो अच्छे से समझते चलना है लेक्चर 2 को, ठीक है, ध्यान से। चलिए बच्चों केयरफुली ध्यान दीजिएगा, आज हम लोग डिस्कशन करेंगे वेन डायग्राम। क्या वेन डायग्राम, वेन डायग्राम के हेल्प से आप चीजों को आसानी से समझ सकते हैं, रियलाइज कर सकते हैं। जो सेट के कंडीशंस हैं, जो जो इसमें कंसेप्ट है, उसको वेन डायग्राम को अगर आप अच्छी तरह से समझ लें तो विजुअलाइज कर सकते हैं कि अच्छा ऐसा क्वेश्चन होगा तो ये होगा, और क्वेश्चन को आप क्विक सोल्व कर सकते हैं, जल्दी सोल्व कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं वेन डायग्राम। देखो वेन डायग्राम में हमें क्या क्या देखने को मिलेगा, तो एक यूनिवर्सल सेट होगा, बहुत सारे सेट होंगे, सेट ए, सेट बी, सेट सी, और उन सबका एक हेड यूनिवर्सल सेट होगा। आप लेक्चर 1 में एक डिफिनेशन पढ़े होंगे यूनिवर्सल सेट, यानी क्वेश्चन के डिस्कशन में जितने भी सेट आते हैं वो सारे सेट यूनिवर्सल सेट का सबसेट होता है, वो सारे सेट यूनिवर्सल सेट का सबसेट होता है। दैट मींस ऐसा समझ सकते हो कि मेरा जो देश है भारत, वो एक यूनिवर्सल सेट है, और स्टेट जो है वो उसके सबसेट है, यानी वो एक सेट है सारे स्टेट, और वो यूनिवर्सल सेट हो गया। तो देखो जितने भी स्टेट हैं वो भारत का ही पार्ट है,
तो भारत जो हो गया वो क्या हो गया, यूनिवर्सल सेट। और इसमें जितने भी स्टेट हैं वो सबके सब क्या हो गए, सेट, यानी उस इंडिया भारत का सबसेट हो गया। तो यहां पे जैसे इस तरह समझो कि ए जो है ये हमारा यूनिवर्सल सेट है और इसके अंदर ए एक सेट हो गया, ठीक है, इसके अंदर ए एक सेट है, इसके अंदर सॉरी इसके अंदर यह बी एक सेट है, एक और सेट हो सी डी, जितने भी हो तो सारे सेट इसके अंदर होंगे, यानी यूनिवर्सल सेट के अंदर लाई करेंगे। तो यहाँ पे कह रहा है क्या, यानी हमें इसमें वेन डायग्राम में क्या क्या जरूरत है, एक यूनिवर्सल सेट का, उसके अंदर ए बी सी डी ई एफ जितने भी सेट हैं उन सब के सब सेट उस यूनिवर्सल सेट के सबसेट होंगे। तो यहाँ ए बी दो सेट है, कह रहा है क्या कि मोस्ट ऑफ द रिलेशनशिप बिटवीन सेट्स कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय मींस ऑफ डायग्राम व्हिच आर नोन एज। तो जितने भी डायग्राम है, डायग्राम को समझने के लिए जो हमें पढ़ना है वह वेन डायग्राम होता है। यहां पर क्या है कि ए एक सेट है, ए इसके एलिमेंट 1 2 3 है, बी है इसके एलिमेंट 3 4 5 है, और यूनिवर्सल सेट यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 वो सारे यूनिवर्सल सेट है। तो देखो सबसे पहले हम लोग उन एलिमेंट को लिखते हैं जो इसमें भी है और इसमें भी है। तो ये जो पोर्शन है ये दोनों में है, दोनों में है, लाइक 3, तो ए 3 हो गया दोनों में। अब ए में कौन कौन सा सेट है भाई, 1 2, तो इसके अंदर 1 2 हो गया, और बी में कौन सा है 3 4 5। तो देखो ए के सारे एलिमेंट 1 2 3 पूरे ए के बाउंड्री में आ चुके हैं, बी के बाउंड्री में 3 4 5, तो 4 और 5 यहां रख दो। लेकिन उसके बाद 6 7 8, यानी 6 7 8 ना तो ए में है ना ही बी में है, लेकिन वो यूनिवर्सल सेट का एलिमेंट है तो वो बाहर में लाई करेगा, 6 इधर हो जाएगा, 7 यहां हो जाएगा, 8 यहां हो जाएगा, वो बाहर में जाएगा। तो वेन डायग्राम बनाने आ गया, वेन डायग्राम समझ गए। वेन डायग्राम में क्या होगा, तो एक यूनिवर्सल सेट होगा और सारे सब सेट जो होंगे वो उसके अंदर होंगे जो उस यूनिवर्सल सेट का सबसेट होगा। हमें ये देखना है कि दोनों में कॉमन क्या है, उसको पहले रिप्रेजेंट कर लिए, लाइक 3। ए में कौन कौन सा एलिमेंट है बेटा, तो 1 2 3, तो 1 2 ए के अंदर ही रहेगा, बट उस पार्ट में नहीं होगा जिसमें बी है। बी के वो एलिमेंट जो ए में नहीं है तो बी में होगा, बट इसके बाहर होगा, और जो बच गए वो यूनिवर्सल सेट है। तो हमें यूनिवर्सल सेट जितने भी हो उसका वेन डायग्राम कैसे है इस तरह से रिप्रेजेंट करना है। क्लियर? चलिए नेक्स्ट देखो, कर रहा है क्या, ऑपरेशन ऑन सेट एंड वेन डायग्राम। वेन डायग्राम के हेल्प से सेट को कैसे ऑपरेट करेंगे, हमने अभी बताया था ना कि वेन डायग्राम से आप क्वेश्चन को क्विक सोल्व कर सकते हो। तो वेन डायग्राम से हम क्वेश्चन को सोल्व करेंगे कैसे, तो इसके लिए कुछ और बातें हमें समझना होगा पहले। तो देखो फर्स्ट ऑफ ऑल है क्या, यूनियन ऑफ टू सेट्स। यूनियन ऑफ टू सेट्स, यूनियन का मीनिंग समझते हो, यूनियन यूनियन यूनिटी, एकता, यानी दो सेट अगर हैं उन सभी दोनों सेटों के सारे एलिमेंट को मर्ज करके अगर मैं लिख दूं तो वह होता है क्या, यूनियन। बात समझ गए, दो सेट्स हैं उन दोनों सेटों के एलिमेंट को मर्ज करके मैं एक साथ लिख दूं तो वो क्या होगा, यूनियन। देखो इसको रिप्रेजेंट किया जाता है इस तरह से, ए यूनियन बी, इसको क्या पढ़ेंगे, ए यूनियन बी, ए यूनियन बी। कह रहा है क्या कि ए यूनियन बी एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए और एक्स बिलोंग्स टू बी, यानी ए यूनियन बी के जो एलिमेंट होंगे वो ए के एलिमेंट होंगे और बी के एलिमेंट होंगे। आप यूनियन बी को इस तरह समझ सकते हो, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए और बी, यानी यूनियन का मीनिंग और, ऐसा भी समझना क्योंकि आगे जरूरत पड़ेगा, यूनियन दैट मींस और। देखो इसके वेन डायग्राम अगर की बात हो तो ऐसे समझ सकते हो कि ए हो गया तुम्हारा यूनिवर्सल सेट, ए है आपका ए एक सेट,
और ए है आपका बी, दूसरा सेट, ठीक है। अब यूनियन की बात है तो हमने क्या बताया कि सभी को कंबाइंड करके, यानी ए और बी ये जितने भी एलिमेंट्स हैं, यानी जो कलर पोर्शन है वो ए यूनियन बी को रिप्रेजेंट कर रहा है। ए यूनियन बी कौन सा? एक कलर पोर्शन। ए में बी में करना क्या है तो देखो, तो यहाँ पर एक एग्जांपल है कि ए 1 2 3 है, बी 2 3 4 है, तो ए यूनियन बी 1 2 3 4 होगा, यानी इसके एलिमेंट को हमें लिख देना है। ये ध्यान देना है कि जो एलिमेंट दोनों में रिपीट हो रहा है, लाइक 2 3 2 3, तो उसको दो बार नहीं लिखेंगे, एक ही बार लिखेंगे। हाँ, जो इसमें 1 है वो भी आएगा, 4 है वो भी आएगा। अगर आपको क्वेश्चन दे दे कि a इज इक्वल टू a b c d और b इज इक्वल टू c d e f, तो a यूनियन b कितना हो जाएगा? तो सभी को लिख देना है। लेकिन मैंने क्या बताया कि जो रिपीट हो रहा है उसको दो बार लिखने की जरूरत नहीं है, यानी ये कितना हो जाएगा? a b c d e f, हो गया आपका आंसर a b c d e f। तो यूनियन समझ गए? आई होप समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट है आपका अगला, ए यूनियन बी के बाद नेक्स्ट ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है। इंटरसेक्शन का मीनिंग है क्या? उसमें हम लोगों ने क्या देखा था कि सभी एलिमेंट को लिख देना है। इंटरसेक्शन में है कि दोनों में जो कॉमन एलिमेंट है उसे हमें लिखना है, इसे दोनों में कॉमन एलिमेंट, जैसे यहां पर देखो a 1 2 3 और a 2 3 4, इंटरसेक्शन 2 3 जो है वह इसमें भी है और इसमें भी है, तो बस कॉमन को लिखना है, बात है समझ में। लेकिन अगर आपके मन में है कि सर कॉमन हो ही नहीं तो क्या लिखें? जैसे आपको a इज इक्वल टू दे दे a b c और b इक्वल टू दे दे x y z, अब तो इसमें कुछ कॉमन है ही नहीं। तो जैसे ही a इंटरसेक्शन b रहे, इंटरसेक्शन का सिंबल a है, इंटरसेक्शन, तो अगर इन दोनों में कॉमन कुछ तो है ही नहीं तो कुछ नहीं होगा। तो आपने पढ़ा था ना कि कुछ नहीं मतलब हाई, तो इस कंडीशन में ए इंटरसेक्शन को क्या लिखोगे? 5, अदरवाइज ऐसे ब्लैक, ठीक है। अब यहां पर एक इंटरसेक्शन भी एक सच दैट x बिलोंग्स टू a एंड x बिलोंग्स टू b, यानी x वो एलिमेंट है जो a में भी है एंड b में भी है, यानी यूनियन मींस और इंटरसेक्शन मींस एंड, बात समझ गए। अब इसका वेन डायग्राम क्या होगा? तो आपने अभी पढ़ा, a है आपका यूनिवर्सल सेट, a है आपका a और यह है आपका b, तो हमें उस पार्ट को कंसीडर करना है, उस एलिमेंट को, उस एरिया को कंसीडर करना है जो दोनों में है। तो दोनों में है भाई क्या? तो ए वाला पोर्शन दोनों में है, तो ये जो कलर पोर्शन है ए इंटरसेक्शन बी है, समझ गए। तो ए इंटरसेक्शन बी का जो ग्राफ होगा वो इस तरह से होगा, ए यूनियन बी का ग्राफ क्या होगा वो समझ गए, ए इंटरसेक्शन बी का ग्राफ क्या होगा वो समझ गए। चलिए नेक्स्ट ध्यान दीजिएगा, कंप्लीमेंट ऑफ सेट। कंप्लीमेंट ऑफ सेट, कंप्लीमेंट ऑफ सेट क्या है? तो ए कोई सेट है, ठीक है, और उस ए सेट का कंप्लीमेंट चाहिए, तो उस ए सेट को यूनिवर्सल सेट में से हटा दो। जैसे अगर आपसे कहा जाए कि आपका जो देश भारत है, इंडिया है, वो यूनिवर्सल सेट है, और आपका जो राज्य बिहार है वो एक सेट है, तो बिहार का कंप्लीमेंट क्या होगा? तो बिहार का कंप्लीमेंट क्या होगा? तो यानी कि पूरे इंडिया में से बिहार को हटा लेना है, यानी बाकी जितने बचे वो ए का कंप्लीमेंट होगा, बात है समझ में। यानी कि जो भी एलिमेंट ए में होगा, यानी हम भी बाहर हो जाएंगे, कंप्लीमेंट है तो हम भी काउंटिंग में नहीं आएंगे, क्योंकि हम लोग बिहार के एलिमेंट हो गए,
हम यहाँ के पब्लिक, तो हम लोग बिहार के एलिमेंट हो गए, तो पूरे बिहार को अगर बाहर कर दिया जाएगा तो मैं भी बाहर हो जाऊंगा। यहाँ ऐसे समझ सकते हो, दिया हुआ है कि यूनिवर्सल सेट 1 2 3 4 5 6 10 तक है, ए 1 2 3 4 5 है, तो ए डैश कॉम्प्लीमेंट यानी कि 1 से लेकर 10 में से जो ए में है उसे हटा देना है, तो 1 2 3 4 5 हट जाएगा तो 6 7 8 9 10, तो ए डैश का वैल्यू ये होगा। कहीं कहीं इसको ऐसा भी लिखता है a टू द पावर c की। आगे बात समझ में, तो इसमें यहाँ पे देखो दिया हुआ है क्या कि a डैश का मतलब है कि x सच दैट x नॉट बिलोंग्स टू a, ये देखो यहाँ पे कटा हुआ है, यानी x a का एलिमेंट नहीं होना चाहिए, बट x यूनिवर्सल सेट का एलिमेंट होना चाहिए। यहाँ इस तरह से इसका वेन डायग्राम होता है, ये है आपका यूनिवर्सल सेट, ए हो गया आपका ए और यूनिवर्सल सेट, तो हमने अभी आपको बताया कि उसे कंसीडर करना है जो ए में नहीं है, तो ए में नहीं है क्या, तो ये बाहर वाले जितने भी हैं वो ए में आप देखोगे कि नहीं है, और जो मैं ए कलर कर रहा हूं वो पोर्शन आपका हो जाएगा ए कंप्लीमेंट ए डैश, यानी ए को छोड़ करके यूनिवर्सल सेट के सारे एलिमेंट आपके काउंटिंग में आएंगे, आपके रिजल्ट में आएंगे, तो ए हो गया आपका ए कंप्लीमेंट। आई होप समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट है आपका, समझिएगा, डिफरेंस ऑफ टू सेट्स, डिफरेंस ऑफ टू सेट्स, इसको अच्छे से समझिएगा। डिफरेंस ऑफ टू सेट्स में क्या है कि ए 1 2 3 है और b 2 3 4 है, तो a में से b को अगर हमें हटाना हो, a माइनस b फाइंड करना है, तो जो दोनों में कॉमन है वो हट जाएगा, तो 2 3 इसमें भी है, 2 3 इसमें भी है, कैंसिल। लेकिन अगर a माइनस b है तो दोनों में जो कॉमन है हट जाएगा, और a में जो बचा वो आपके आंसर में आ जाएंगे 1, b में क्या बचा उससे हमें कोई लेना देना नहीं है, a में जो बचा वह हो जाएगा ये। अगर b माइनस ए का था, इसी में आपसे कहा था कि b माइनस ए का है, तो b माइनस ए के कंडीशन में, ठीक है, b माइनस ए के कंडीशन में b में से a को सब्ट्रैक्ट किया है तो दोनों में से जो कॉमन है हट जाएगा, और जो b में बचेगा उसके आंसर रिप्रेजेंट करेंगे उसे, तो यहां पे हो जाएगा बेटा कितना 4। बात ही समझ में। अब इसका वेन डायग्राम, तो यहां पे देखो दिया हुआ भी है क्या a माइनस b, तो x सच दैट x बिलोंग्स टू a एंड x नॉट बिलोंग्स टू b, x b का एलिमेंट लेना चाहिए। जैसे यहां पर a है तुम्हारा यूनिवर्सल सेट, a है आपका a और a है आपका b। हमने आपको क्या बताया a माइनस b, तो a माइनस b का मीनिंग क्या है, a माइनस b इक्वल टू, आपने क्या देखा था a के एलिमेंट को लिखना है, b में जो है वो नहीं, यानी जो पोर्शन a का b में भी जा रहा है उसे नहीं कंसीडर करेंगे, a जो मैंने बाहर वाले को कलर किया है वो आपका a माइनस b है। अगर इसी तरह से b माइनस a होता तो a जो पोर्शन होता a b माइनस a होता। बात समझ गए। लेकिन देखो उसमें एक चीज और दिया है कि b माइनस a, एक और कंडीशन है कि a माइनस b का वैल्यू a इंटरसेक्शन b डैश होता है, तो थोड़ा इसको समझ लेते हैं इसके हेल्प से। a इंटरसेक्शन b डैश का भी वैल्यू होता है a माइनस b, यानी आप अच्छे क्वेश्चन को सोल्व करोगे तो वहां पे ध्यान देना a माइनस b यानी a इंटरसेक्शन b डैश, a माइनस b यानी a इंटरसेक्शन b डैश, ये याद कर लेना है। लेकिन ये मैं आपको डिस्कशन कर रहा हूं कि एक्चुअली होता कैसे है, तो इसको इस तरह से समझो, यह है आपका यूनिवर्सल सेट, a है आपका a, ठीक है, और ये है आपका b, ठीक है। अब देखो तो b डैश, तो b डैश का मतलब आपने इसके पहले पढ़ा था कि b को छोड़ करके सब, तो b को छोड़ करके सब में आ जाएगा आपका ये पूरा पोर्शन। देखो रेड जो सर्कल है इसको टच नहीं करना है,
ठीक है, अंदर आ गया, इसको मिटा देना। तो बी डैश का मीनिंग क्या हो गया, बी के पूरे बाहर हो गया, बी के पूरे बाहर पूरा। और ए का मीनिंग क्या है, तो ए का मीनिंग है, ए आपका ए में है यह, ए पोर्शन पूरा ए है ना। ग्रीन जो है ए पूरा ग्रीन बी डैश है, और ये व्हाइट पोर्शन जो है वो आपका ए है। अब देखो तो इंटरसेक्शन का मतलब क्या पढ़े थे, जो दोनों में कॉमन हो। तो आप इस फिगर को एनालाइज करो तो देखोगे कि कौन सा ऐसा पोर्शन है जो व्हाइट भी है और ग्रीन भी है। कौन सा ऐसा पोर्शन है, इंटरसेक्शन का मतलब ये नहीं है कि जो दोनों में कॉमन हो, तो कौन सा ऐसा पोर्शन है जो व्हाइट भी है और ग्रीन भी है। तो आई होप दिख रहा होगा कि व्हाइट और ग्रीन में ए वाला पोर्शन है, ये जो पोर्शन है यह एक व्हाइट में भी है और एक ग्रीन में भी है। इस पोर्शन का डिस्कशन करोगे तो सिर्फ व्हाइट में है, और बाहर वाले को अगर मैं सोचूं तो ये सिर्फ ग्रीन में है। तो दोनों में कॉमन पोर्शन कौन सा है बेटा, तो ये वाला पोर्शन, और यही है यहाँ पे फिगर। तो इससे हम ए इंटरसेक्शन बी डैश भी कर सकते हैं। तो a माइनस बी इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी डैश, ये भी होता है। आई होप क्लियर। चलिए नेक्स्ट है आपका, ध्यान देना, सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ टू सेट्स। इसको अच्छे से समझिएगा। सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ टू सेट्स इट इज डिनोटेड बाय ए डेल्टा बी। क्या पढ़ते हैं, ए डेल्टा बी। सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ टू सेट्स, सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ टू सेट्स का होता है क्या कि ए डेल्टा बी इज इक्वल टू होता है ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए, ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए। ठीक है, देखो अगर ये है यूनिवर्सल सेट, यह है आपका सेट ए, और ए है आपका सेट बी, ए और बी। फर्स्ट ऑफ ऑल ए माइनस बी आपने पढ़ा था, ए माइनस बी क्या होता है, ए में जो है वो यह, और बी माइनस ए में क्या पढ़ा था, तो बी माइनस ए में पढ़ा था कि बी में जो बचा वो या। अब इन दोनों का अगर मैं यूनियन करूं तो ये जो पूरा कलर पोर्शन है, ये पूरा कलर पोर्शन है, वही आपका रिजल्ट है। तो ये आपका जो ग्राफ बना वो किसका बना, ए डेल्टा बी का, यानी कि सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ टू सेट्स का। लेकिन देखो इसमें एक और चीज दे रहा है कि ए यूनियन बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी, ये भी होता है। ये तो आप समझ गए। अब इसे समझ लो, ए यूनियन बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी होता है। तो देखो तो इसी चीज को मैं फिर से रिप्रेजेंट कर दे रहा हूं। ए है आपका यूनिवर्सल सेट, ए है इसमें सेट ए, और यह है आपका सेट बी। ठीक है, अब ए यूनियन बी, तो ए यूनियन बी का मतलब है पढ़े ना, ये टोटल कलर हो जाएगा या, और ए इंटरसेक्शन बी, तो ए इंटरसेक्शन बी जो दोनों में कॉमन है वो कलर हो जाएगा। तो अगर मैं पूरे रेड वाले में से अगर मैं इस व्हाइट वाले को और रेड वाले को हटा दूं, क्योंकि हमें माइनस करना है ना, टोटल में से इंटरसेक्शन वाले को माइनस, तो माइनस का मतलब क्या है कि इसे हटा देना है। तो जैसे ही इसे हटा देंगे तो एक पोर्शन खाली रह जाएगा, और तब जो रिजल्ट होगा इसके इक्वल हो जाएगा कि नहीं, बिल्कुल होगा। अगर मैं इस कॉमन पोर्शन को हटा दूं तो यही रेड और यही रेड यहां पे मिलने वाले हैं, माइनस है ना इंटरसेक्शन बी। तो इसको आप ऐसे भी कर सकते हो, ए यूनियन बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी, और ए हो गया क्या, ए डेल्टा बी का वैल्यू। आई होप समझ गए होंगे। नहीं, अच्छा अगर इसको क्वेश्चन में डील करना हो, सिंपल, सबसे अच्छा ए, अगर क्वेश्चन अगर इस पे डील करना हो, ध्यान देना, जैसे इस तरह से कर दे, यहीं पे समझ लो कि ए कोई सेट है। ठीक है, देखिए
अगर क्वेश्चन है इस तरह से कि a 1 2 3 4 5, b है 4 5 6 7 8 और आपसे कहे कि फाइंड a डेल्टा b, a डेल्टा b का वैल्यू फाइंड करना है। क्लियर? तो a डेल्टा b का वैल्यू अगर फाइंड करना हो तो आपने क्या पढ़ा कि अच्छा हमें ऐसा करना है a डेल्टा b, तो हमें क्या फाइंड करना है भाई, a माइनस b फाइंड करना है, b माइनस a फाइंड करना है, उसका यूनियन लिखना है। तो a माइनस b, तो a माइनस b में क्या आप समझे हैं कि a में जो बचा उसे 4 5 को हटा देंगे यानी 1 2 3, और फिर b माइनस a, तो 4 5 को हटा देंगे 6 7 8। अब a माइनस बी यूनियन b माइनस a, तो कितना हो जाएगा, दोनों का यूनियन सबको लिख देना है। तो 1 2 3 6 7 8 ऐसा। लेकिन अगर आप थोड़ा अच्छा सोचोगे तो हम ऐसा कर सकते हैं, डायरेक्ट आंसर लिखना हो तो, कि अच्छा जो दोनों में कॉमन है इसे नहीं लिखना है। फाइनली रिजल्ट नहीं दिख रहा है, तो दोनों में जो कॉमन है उसे नहीं लिखना है। तो क्या लिखना है भाई, 1 2 3 6 7 8 हो गया आंसर। कभी भी दो सेट का अगर डेल्टा कहे तो हम अब ऐसे प्रोसेस नहीं करेंगे, क्योंकि अगर क्वेश्चन सोल्व करना है एग्जाम में बैठे हुए तो समय का महत्व है, जितना कम समय में हम ज्यादा क्वेश्चन सोल्व करें तो उसके लिए आपको क्या प्रैक्टिस करना होगा। अच्छा a डेल्टा b कर रहा है तो अब इसका यूज ना करेंगे ना वो उसका यूज करेंगे, a यूनियन b माइनस a इंटरसेक्शन b नहीं, मैं क्या करूंगा कि अच्छा दोनों में जो कॉमन है उसको हटा दिए, बाकी को लिख दिए, हो गया हमारा काम खत्म। आई होप समझ में होंगे। क्लियर सारे बच्चे? चलिए नेक्स्ट है, ध्यान दीजिएगा आगे, एक है टॉपिक डिसजॉइंट सेट। डिसजॉइंट सेट, डिसजॉइंट सेट नाम ही रहा है कि वैसे सेट जो अलग अलग हो, मतलब दोनों में कुछ बातें कॉमन ना हो। बता भी थे कि ए इंटरसेक्शन बी, एग्जांपल जब बता रहे थे कि सर कोई कॉमन नहीं हुआ तो, यानी वो दोनों सेट डिसजॉइंट है और उस कंडीशन में रिजल्ट क्या लिखते हैं 5। ठीक है, ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू 5 था ना, 1 2 3 4 6 7 8, ए इंटरसेक्शन बी का वैल्यू 5, ये तो बता चुके हैं 5 है। ठीक है, चलिए अब कुछ क्वेश्चंस होंगे जिसको अच्छे से समझते चलना है। ठीक है, अगर आप बना ना चाहें तो वीडियो को पॉज कीजिए और आप खुद बनाइए। कर रहा है क्या कि x such that x is a prime factor of 240, x such that x is a prime factor of 240, और दूसरा है कि x such that x is the sum of any two prime factors of 240, then 5 belongs to a intersection b, does not belongs to a intersection b, यहाँ कट है, 7 belongs to a intersection b, 8 belongs to a intersection b, 8 belongs to a union b। कह रहा है कि x is a prime factor of 240, तो देखो तो a is equal to 240 का प्राइम फैक्टर क्या क्या होगा, तो 240 को अगर फैक्टराइज करोगे तो क्या क्या आ जाएगा, 2 होगा, फिर 3 होगा, फिर 4 होगा, कैंसिल होगा ना, प्राइम फैक्टर, सॉरी प्राइम फैक्टर होगा। तो देखो यहां पे ऐसे समझ सकते हो कि a इक्वल 240 को अगर आप फैक्टराइज करो तो 2 120 2 60 2 फिर 30 2 15 3 5 हो गया। तो x इज ए प्राइम फैक्टर ऑफ 240, तो 240 का प्राइम फैक्टर क्या क्या है, 240 का प्राइम फैक्टर क्या क्या है, तो 240 का प्राइम फैक्टर है 2 प्राइम नंबर, 1 3 और 1 5। मैं जो इसके पहले लिख रहा था
मुझे लगा फैक्टर ऑफ 240, तो 240 के फैक्टर में क्या क्या आएंगे तो वो मैंने लिखा, नहीं प्राइम फैक्टर कर रहा है, तो प्राइम फैक्टर में 235 हो जाएगा, 240 का प्राइम फैक्टर 235, ये आ रहा है ना। नेक्स्ट b इक्वल टू, b जो है x इज द सम ऑफ एनी टू प्राइम फैक्टर ऑफ 240, तो 240 के प्राइम फैक्टर का सम, दो का सम, तो किसी दो का सम, तो इन दोनों को ऐड करोगे तो 6 हो जाएगा, सॉरी इन दोनों को ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा 5 हो जाएगा, फिर इन दोनों को ऐड करोगे तो 8 हो जाएगा, और इन दोनों को ऐड करोगे तो 7 हो जाएगा। नहीं, अब देख लो A यूनियन B में क्या आएगा बेटा, तो A यूनियन B में 2 3 5 7 8 हो जाएंगे, और A इंटरसेक्शन B, तो A इंटरसेक्शन B में क्या होगा, दोनों में कॉमन 5 है A। अब चलिए ऑप्शन पे, तो 5 डज नॉट बिलोंग्स टू A इंटरसेक्शन B, 5 डज नॉट बिलोंग्स टू A इंटरसेक्शन B, लेकिन देखो तो 5 A इंटरसेक्शन B का एलिमेंट है, और इसने बोल रहा है कि 5 A इंटरसेक्शन B का एलिमेंट नहीं है, यानी A ऑप्शन गलत हो जाएगा, समझ गए। नेक्स्ट 7 बिलोंग्स टू A इंटरसेक्शन B, तो देखो तो A इंटरसेक्शन B में 7 है, नहीं 7 एलिमेंट नहीं है, तो A भी बराबर। 8 बिलोंग्स टू A इंटरसेक्शन B, तो देखो तो A इंटरसेक्शन B में 8 है, नहीं है, तो A भी गलत। और 8 बिलोंग्स टू A यूनियन B, 8 जो है वो A यूनियन B का एलिमेंट है, यानी ऑप्शन नंबर डी बी द राइट आंसर। आगे बात समझ में क्लियर ना, चलिए सारे बच्चों समझ गए। नेक्स्ट ध्यान दीजिएगा, अगला क्वेश्चन कह रहा है क्या कि एक सच दैट x y z, एक सच दैट x y z और x y z बिलोंग्स टू n, x y z कैसा नंबर है, नेचुरल नंबर है, और कंडीशन क्या है x plus y plus z equal to 10, x less than y less than z, right? That means कि अगर आप कंसीडर करो x का एलिमेंट है x y z, तो x y z का वैल्यू होगा क्या, कंडीशन है x plus y plus z equal to 10, तो पहले मैं x का वैल्यू फाइंड कर लेता हूं क्या क्या होगा। तो देखो तो अगर x का वैल्यू 1, y का वैल्यू 2, तो z का वैल्यू 3 7 हो जाएगा, x y से छोटा y z से छोटा, और इन तीनों का सम 10 के इक्वल, चलेगा चलेगा। अगर x का वैल्यू 1 रखा, a 3 रखे, ठीक है 1 3, तो a कितना हो जाएगा 6, ये भी चलेगा। फिर अगर मैं x का वैल्यू 1 रखूं, a 4, तो a कितना हो जाएगा 5। अच्छा अगर मैं x का वैल्यू 1 a 5 और a 4, a नहीं चलेगा। अब इसके आगे हम कंसीडर नहीं कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे देखो तो y ग्रेटर देन z हो जाएगा, लेकिन हमें y लेस देन z चाहिए, यानी अब इसके आगे काउंटिंग में नहीं आएगा। अब 2 पे चलते हैं, अगर मैं x का वैल्यू 2 कंसीडर किया, तो a3 और a5 10 हो जाएंगे। अगर मैं 2 4 4 रखूं, तो अगेन a डिस्कशन में नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा भाई, तो ये दोनों इक्वल हो गए, यहाँ पे क्या चाहिए लेस देन, तो a कंसीडर नहीं हो सकता है, समझ गए। अब इसके आगे अगर मैं बढ़ूं, तो x का वैल्यू अगर 3 y 4, तो a 3, फिर से अब 3 वाला तो कंडीशन होगा ही नहीं, क्योंकि ये क्या हो जाता है 3 से बड़ा 4 है, अब 4 से आगे 5 होगा जो कि सम 10 से ग्रेटर हो जाएगा। तो इतने एलिमेंट यानी x इक्वल टू क्या क्या मिला, x इक्वल टू मिला आपको यहां 1 2 7, फिर 1 3 6 1 4 5 और 2 3 5, ऐसा ही ना, इतने हैं हमारे x के एलिमेंट। दूसरा y, यहाँ पे थोड़ा देखिएगा मिस्टेक है, ये y इक्वल टू होगा मोड ऑफ x माइनस z, क्या होगा y इक्वल टू मोड ऑफ x माइनस z। अब कर रहा है क्या कि y इक्वल टू x y z रखना है, और y का वैल्यू कितना x माइनस z का डिफरेंस। तो देखो a1 1 और
इक्वल टू मोड ऑफ x माइनस जेड। तो पहले तो हम ये देख लेंगे कि इसमें से कौन कौन सा एलिमेंट आएगा। देखो तो इन दोनों का डिफरेंस 7 और 1 का 2 के इक्वल नहीं है, ये काउंटिंग में नहीं आएंगे। 6 और 1 का डिफरेंस 3 नहीं है, ये काउंटिंग में नहीं आएंगे। 5 और 1 का डिफरेंस 1 का डिफरेंस 4 हो जाएगा, ये काउंटिंग में आएगा ना। 1 4 5 5 और 2 का डिफरेंस 3 के इक्वल है, ये भी आएगा। और ऐसे बहुत सारे नंबर आएंगे। नहीं, जैसे मैं ऐसा लिख दूं कि 1, अच्छा इसमें एक और ग्रेटर लेस का कंडीशन भी नहीं है, हम ये भी लिख सकते हैं कि 4 पहले 5 और यहाँ पे 9 कर दें, ये भी चलेगा। बहुत सारे नंबर्स ऐसे मिलेंगे, लेकिन हमें बहुत सारे से मतलब क्या है, हमें एक्चुअली फाइंड करना है क्या, x इंटरसेक्शन y। तो दोनों में कॉमन क्या है बस उसे सोचना है, बाकी इसमें क्या है इसमें क्या है इससे हमें मतलब ही नहीं है। तो दोनों में कॉमन क्या दिख रहा है, 1 4 5 2 3 5। अब चलते हैं ऑप्शन में, कह रहा है क्या कि 2 3 5, देन x इंटरसेक्शन y इज इक्वल टू, तो x इंटरसेक्शन y इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो x इंटरसेक्शन y इक्वल टू कितना, 1 4 5 और 2 3 5, ये हो जाएगा ना। अब देखो तो यहां पे 2 3 5 है और यहां पे 1 4 5 है, लेकिन x इंटरसेक्शन y का मतलब कि हमें टोटल चाहिए ना दोनों, तो दोनों में एक है, इसमें एक है, यहां नन ऑफ दिस, यानी आंसर एक्चुअली क्या होगा, नन ऑफ दिस। क्योंकि ये दोनों रहेंगे उसे ही हम आंसर रिपोर्ट कर सकते हैं, समझ गए। चलिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, कह रहा है क्या कि U इज ए यूनिवर्सल सेट, U इज ए यूनिवर्सल सेट, U is a universal set x such that x to the power 5 minus 6x to the power 4 minus plus 11x cube minus 6x square इक्वल टू 0। यूनिवर्सल सेट का वैल्यू क्या है, ऐसा x such that x to the power 5 minus 6x to the power 4 plus 11x cube minus 6x square equal to 0। तो इसको सॉल्व करोगे तो देखो तो x स्क्वायर कॉमन, x क्यूब minus 6x स्क्वायर प्लस 11x minus 6 equal to 0। तो इससे एक का x equal to 0 होगा और एक यह x क्यूब minus 6x स्क्वायर प्लस 11x minus 6 equal to 0। चलिए आपने क्लास 10th में क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो फैक्टराइज करने के लिए पढ़े होंगे, लेकिन यहाँ पे क्यूबिक इक्वेशन है तो थोड़ा समझ लीजिए। अगर क्यूबिक इक्वेशन है और उसे फैक्टराइज करना है, क्यूबिक इक्वेशन है और उसे फैक्टराइज करना है, तो एक मेथड आता है हीट एंड ट्रायल मेथड। क्या आता है, हीट एंड ट्रायल मेथड। हीट एंड ट्रायल मेथड क्या है कि आप बारी बारी से x का वैल्यू 1 -1 2 -2 3 -3 पुट करो और देखो कि किस पे a 0 आता है। जैसे अगर आप पुट करोगे तो मे बी 2 पे 0 हो जाएगा, x का वैल्यू 2 पे a 0 हो जाएगा। नहीं देखो तो 8 -24 प्लस 22 -6, ये 30 -30 0 आ गया ना, तो 2 पे a 0 होगा। तो जैसे ही x इक्वल टू 2 पे, ध्यान देना आगे बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे तो आप इस चीज को माइंड में फिट कर लेना, 2 पे यह 0 हो जा रहा है, तो x इज इक्वल टू 2 पे 0 हो रहा है, सॉरी x इक्वल टू 2 पे a 0 हो रहा है, तो x -2 इक्वल टू 0, यानी x -2 इसका एक फैक्टर होगा। क्या, x -2 इसका एक फैक्टर होगा। अब यहां से आपके पास इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के दो तरीका, इसको फैक्टराइज करने का। एक काम कर सकते हो कि x -2 से इसे डिवाइड करना, x³ - 6x स्क्वायर प्लस 11x - 6 को डिवाइड करो। डिवाइड करने तो आता हो, है ना। डिवाइड करने के लिए आप क्या करोगे, डिवाइड करने के लिए आप क्या करोगे, इसके फर्स्ट में कितना से मल्टीप्लाई करेंगे इसके फर्स्ट इक्वल हो जाए। मैं यहां लिख देता हूं, उधर हो सकता है ना दिखे, तो x स्क्वायर, तो ये हो जाएगा x³ - 2x स्क्वायर
अब सब्ट्रैक्ट कीजिए, माइनस प्लस ये कैंसिल, माइनस 4x² प्लस 11x। अब माइनस 4x से मल्टीप्लाई करो तो माइनस 4x² और प्लस 8x होगा, फिर सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये कैंसिल, 3x माइनस 6 3 से, तो 3x माइनस 6 अब दोनों कैंसिल हो जाएंगे और 0 आ गया। अब बचपन से पढ़े हैं कि इसका वैल्यू इन दोनों के प्रोडक्ट और रिमाइंडर के सब इक्वल होता है, तो रिमाइंडर तो 0 है, यानी इसका वैल्यू इन दोनों के प्रोडक्ट के इक्वल होगा। एक तो आप ऐसा कर सकते हो, इसे आप लिख सकते हो x माइनस 2 इंटू x² माइनस 4x प्लस 3, राइट। दूसरा आप ऐसा भी सोच सकते हैं कि a जो है हमें दिख गया कि 2 पे 0 आया, यानी x माइनस 2 इसका एक फैक्टर हो गया। तो ऐसा क्यों ना करें कि x क्यूब, मैं क्या सोचूं कि कॉमन अगर लूं तो x माइनस 2 मिल जाए। जैसे यहाँ पे अगर मैं 2x² लिख दिया माइनस, तो x कॉमन लोगे x² तो x माइनस 2 मिलेगा कि नहीं, बिल्कुल मिलेगा। लेकिन माइनस 2x² यहाँ माइनस 6x² है, तो माइनस 4x² होगा। अब मैं क्या कंसीडर करूं कि कॉमन ले तो हमें x माइनस 2 फिर मिल जाना चाहिए, तो यहाँ पे प्लस 8x कंसीडर कर सकते हैं। माइनस 4x कॉमन लोगे तो x माइनस 2 बचेगा। अब अगेन यहाँ 11x प्लस में है, आपने 8x लिखा तो 3x और बचा और माइनस 6, तो 3 कॉमन ले लो तो x माइनस 2 इक्वल टू 0। अब यहाँ से x माइनस 2 बाहर कर दो तो x² माइनस 4x प्लस 3 इक्वल टू 0। बात आगे समझे, तो वही चीज आएगा। तो आप या तो a मेथड यूज कर सकते हो, अदरवाइज ये थोड़ा स्टैंडर्ड होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ध्यान देना हमारे पास जो डिस्कशन में बातें आई वो ऐसा क्या है। अब इसको अगर आप फैक्टराइज करोगे तो ये क्या बचेगा, x माइनस 2 इनटू इसका फैक्टराइजेशन x माइनस 1 x माइनस 3, मिडिल टर्म स्प्लिट करके फैक्टराइज कर लोगे ना, तो x का वैल्यू 2 1 एंड 3, यानी यूनिवर्सल सेट क्या क्या आया। यूनिवर्सल सेट में एक एलिमेंट 0 यहाँ था तो वह हो गया, एक 1 है, एक 2 है और एक 3। चलिए a इक्वल टू कितना है भाई, x² माइनस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0। तो इसको अगर फैक्टराइज करोगे तो x माइनस 2 x माइनस 3 होगा, यानी a के एलिमेंट हो जाएंगे 2 3, और इसे अगर आप 0 के इक्वल करोगे तो x माइनस 1 x माइनस 2 होगा, यानी x का वैल्यू 1 एंड 2 ये हो गया। तो यूनिवर्सल सेट a हो गया, a तुम्हारा 2 3 और b का वैल्यू हो गया 1 2। कह रहा है कि व्हाट इज वैल्यू ऑफ a इंटरसेक्शन b डैश। तो देखो, तो पहले आप a इंटरसेक्शन b फाइंड करो, तो a इंटरसेक्शन b दोनों में कॉमन कितना 2। अब a इंटरसेक्शन b डैश है, तो a इंटरसेक्शन b डैश का मतलब यूनिवर्सल में से इसे हटा दो तो 0 1 3 और 0 1 3 इज द राइट आंसर। ये है आपका ऑप्शन नंबर सी। बात आई समझ में, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। चलिए नोट कर लीजिए, चलिए ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट चलिए आगे है a माइनस b। ये आपका होमवर्क क्वेश्चन, ये आप हमें रिप्लाई करोगे बना करके, क्योंकि ये समझाए भी है। पहले a माइनस s देख लो, पहले a माइनस b का वैल्यू फाइंड करो। तो आपने पढ़ा था ना, a माइनस b अगर फाइंड करना है तो a का एलिमेंट देखना है, उस एलिमेंट को नहीं तो b में भी है। तो देखो कॉमन क्या है 9, ये हटा दो, और 21 ये हटा दो, तो सिर्फ a में जो बचा है वह, तो ये कितना हो जाएगा 5 13 एंड 17, ये a माइनस b है। अब इसको थोड़े देर के लिए अगर c नाम दे देते हो तो a माइनस c, अब a में से c को सब्ट्रैक्ट करना है, तो इस बार दोनों में कॉमन क्या है 5 13 एंड 17, तो इस बार क्या बच जाएगा 9 एंड 21, ये हो जाएगा आपका आंसर। समझ गए। चलिए नेक्स्ट कर रहा है क्या, px डिनोट द पावर सेट ऑफ ए सेट a। px डिनोट द पावर सेट ऑफ ए सेट x।
for any two sets A and B if PA is equal to PB then कह रहा है कि A और B दो सेट हैं और PA PB इक्वल है, तब क्या कंडीशन होगा? एक कॉमन सेंस की क्वेश्चन है कि इसमें एक कह रहा है कि A यूनियन B इज इक्वल टू A डेल्टा B ना, A और B दो सेट हैं जिसके पावर सेट आपस में इक्वल है। A 1 2 रखो और B 2 3 रखो, इसके पावर सेट क्या क्या होंगे? जो भी वो पावर सेट, इसके पावर सेट क्या होंगे? इसका सबसेट क्या होगा? 5 A1 A2 और A1, ऐसा ना, ये पावर सेट होंगे। इसके पावर सेट में क्या होंगे? 5 2 3 एंड 2 3। सबसे पहले तो बताओ ये दोनों क्या इक्वल हैं? इक्वल है ही नहीं, ये दोनों इक्वल है ही नहीं। देख रहे हो ना, इसमें 1 3 इसमें 2 3 ये एंट्री होगी, तो ए इक्वल तभी होंगे जब ए और बी आपस में इक्वल हो, उसी कंडीशन में दोनों का पावर सेट इक्वल होगा। नहीं तो अगर एलिमेंट अलग अलग होंगे तो पावर सेट तो अलग अलग बनेगा। इसका एलिमेंट अगर इसमें नहीं है, इसका एलिमेंट इसमें नहीं है, तो देखो पावर सेट इक्वल हो नहीं सकते हैं। तो पावर सेट तो इक्वल तभी होंगे जब ए और बी इक्वल हो। ये तो सीधा क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपका सिंपल सा है। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर आपका अगला। देखो कर है क्या कि A 1 2 3 4, B 1 2 5 6 और C 2 7 8 9 एंड D। तो A डेल्टा B डेल्टा C डेल्टा D। अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं। आप सबसे पहले तो बता दो कि A डेल्टा B, तो याद है ना हमने बताया था कि A डेल्टा B लिखना है तो A B के वे सारे एलिमेंट को लिख देना जो B में नहीं, ये दोनों में नहीं, दोनों के कॉमन एलिमेंट को हटा देना है, दोनों के कॉमन एलिमेंट को हटा देना है। तो बताइए A डेल्टा B में क्या होगा? A डेल्टा B का वैल्यू दोनों में कॉमन 1 2, दोनों में कॉमन है, हटा दो तो क्या बचेगा? 3 4 5 6। इसको एक नाम दे देते हैं हम x, इसे एक नाम दे देते हैं x। अच्छा, C डेल्टा D का वैल्यू क्या होगा बेटा? तो C डेल्टा D जस्ट अभी पढ़े, दोनों में जो कॉमन है उसको छोड़ देना है। तो C डेल्टा D अगर है तो दोनों में कॉमन 2 है, इसको छोड़ देना है, 9 है 8 है, इसे छोड़ देना है, तो क्या बचेगा? 7 एंड 4, दोनों में कॉमन को हटा देना है तो 7 4। अब इसका नाम दे देते हैं y। तो अब हमें x डेल्टा y लिखना है, तो x डेल्टा y क्या होगा? तो जो दोनों में कॉमन है उसको छोड़ के लिखना है, तो इस बार दोनों में कॉमन क्या दिख रहा है? 4, छोड़ दो इसे, क्या बचेगा? 3 5 6 7। देखो कहां पे ऑप्शन? ऑप्शन नंबर डी, 3 5 6 7। समझ गए? चलिए नेक्स्ट अगला एक क्वेश्चन कर रहा है क्या कि A 1 2 3 4 5 6 7 8 9, A 1 2 3 4 5 6, then number of subset of B of A such that A delta B equal to 5। अच्छे से समझिएगा, A का वैल्यू दिया हुआ है 2 3 4 5 6 और B का वैल्यू नहीं मालूम। हाँ, हमें मालूम क्या है कि A डेल्टा B। तो इस B का वैल्यू आप कितने तरह से, कितने सेट ऐसे तैयार कर सकते हैं? इस तरह के कितने सेट आप तैयार कर सकते हैं कि इस चीज को फुलफिल करे? समझ गए? लेकिन ये भी ध्यान रखना कि B A का सबसेट हो, B A का सबसेट हो, ठीक है? अब देखो A और B, अपने A डेल्टा B का मतलब क्या है? क्या आप उस एलिमेंट को कंसीडर करते हो जो दोनों में नहीं है? मतलब दोनों में जो है उसे नहीं लिखते हैं। हमें दोनों में नहीं है यानी 5 को लिखना है, दोनों में नहीं है यानी 5 जो एलिमेंट है वो इसमें अगर है तो इसमें नहीं होना चाहिए, लेकिन बाकी जो इसमें है वो इसमें होगा।
तभी उसे हम रिजल्ट में नहीं रिपोर्ट करेंगे। यानी कि बी में भी ट्रू होगा तब ना ए डेल्टा बी फाइंड करेंगे तो ट्रू हमारे रिजल्ट में नहीं होना चाहिए। बी में 3 भी होगा तब ना 3 इसमें है और इसमें है तो 3 यहां पे नहीं आएगा। 4 अगर यहां है तो 4 यहां भी होगा तब ना ए डेल्टा बी में 4 नहीं आएगा। लेकिन 5 यहां है और यहां भी अगर 5 को मैं लिख दूं तब तो फिर रिजल्ट क्यों नहीं आएगा। इसका मीनिंग है कि यहां पक्के से 5 नहीं है, तब बी में अगर ए में है तो वो रिजल्ट में आया है, बट सी फिर से इसमें होगा तो एक बी का वैल्यू तो 2 3 4 6 हो गया। अच्छा और कुछ सोच सकते हैं, अगर मैं सोचा कि नहीं मैं सोच लेता हूं कि 2 3 4 6 7, क्योंकि इसका तो सबसे तो भी होगा, लेकिन जैसे ही 7 मैं लिखता हूं तो 7 यहां तो है नहीं तो फिर आंसर में तो 7 भी आ जाएगा। अगर मैं यहां 8 रखता हूं और 8 यहां है नहीं तो आंसर में तो वो 8 भी आ जाएगा। बात समझ रहे हो? तो अगर समझ रहे हो तो इसका मीनिंग है कि सिर्फ और सिर्फ बी एक ही ऐसे सेट लिखे जा सकते हैं जो इस कंडीशन को फुलफिल करे, यानी ऑप्शन नंबर ए। ठीक है। एंड नेक्स्ट, दिस क्वेश्चन इज योर होमवर्क क्वेश्चन। अगेन ये जो क्वेश्चन है ये आपका HW है, ये आपका होमवर्क क्वेश्चन है नेक्स्ट क्लास के लिए। इसे आप सोल्व करोगे, रिप्लाई करोगे। अदर वीडियो अगला जो लेक्चर होगा यानी लेक्चर 3 वो यहीं से स्टार्ट होगा इस होमवर्क क्वेश्चन के सॉल्यूशन के साथ। ठीक है, तो अच्छे से पढ़िए। अगर मेरा लेक्चर अच्छा लगे तो अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। अगर हमसे आप डायरेक्ट जुड़ना चाहते हैं तो मेरा नंबर है 8102609791। आप इस पे कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं और हमसे डायरेक्ट जुड़ सकते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट लेक्चर के लिए तैयार रहिए। इस होमवर्क क्वेश्चन के सॉल्यूशन के साथ आप इसका सॉल्यूशन रिप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, ओके बाय।